एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं एंड थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चंस का कंटेंट भी रिसाइकिल होता है इसमें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थरोली जानें, समझ सकें कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयर 2013 से। हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को हम पूरी तरीके से डिस्कस करें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो हैं, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस्ड होता है। हाँ, इसमें थ्योरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं उस साल के पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स आते हैं, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ए फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट, डी मार्बल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर देखिए, वो वाले प्लांट होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, माइक्रोब और एनिमल्स होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी बायो इंडिकेटर हो सकती है कि जिसको अगर हम लोग पढ़ें, जिसको हम लोग स्टडी करें और एनालाइज करें, तो इससे हमें हेल्थ ऑफ इको सिस्टम पता चलता है। ठीक है, तो ये एक टाइप से इंडिकेट करते हैं कि जो पर्यावरण है वो स्वस्थ है कि नहीं। एंड अर्थ में जो चेंजेस हो रहे हैं, इनके चेंजेस के माध्यम से हम वो समझ जाते हैं। एंड अक्सर जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स जो हैं सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। तो जब ये अफेक्ट होते हैं तब हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका लाइकेन। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बायो इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेंस के अलावा, जैसे मॉसेस होता है, ठीक है, जैसे लाइकेंस होता है, फंजाई होता है, ठीक है, फ्रॉग्स आपके बायो इंडिकेटर्स होते हैं, टोड आपके बायो इंडिकेटर्स होते हैं, क्रेफिश हो गया आपका ओशन में, जैसे स्पंज होते हैं, या फिर जैसे आपके इंसेक्ट लार्वे। एंड आपके जो फर्न होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, ये बायो इंडिकेटर जो होते हैं नहीं होते हैं। अगला है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है डी। तो एसिड रेन क्या होता है? जब रेन होता है प्लस एयर पोल्यूशन होता है। जब रेन और एयर पोल्यूशन मिलता है तो एयर पोल्यूशन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड होते हैं, और भी जैसे ओजोन होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, और भी गैसेस होती हैं, मिलके एक एसिड बनाती हैं, एक वीक एसिड। तो जब मिलके वीक एसिड बनाते हैं एंड वो ज़मीन पे गिरता है बरसात के साथ, तब उसे कहते हैं हम एसिड रेन। ठीक है, एंड ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होता है वीक नाइट्रिक एसिड HNO3 और वीक H2SO4, ये बनाते हैं। एंड ये जो एसिड रेन होती है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, पेड़ पौधों को नुकसान करती है और बिल्डिंग्स को नुकसान करती हैं। ठीक है, एंड
आपके जो ओवरऑल वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, सीज़ हो गए, इनको एसिडिफिकेशन करता है इनका एसिड रेन। तो एसिड रेन जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ एसिड रेन भी ज़्यादा होगा। द डिजीज़ दैट अकर्स ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन इज, ठीक है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है, मरास्मस, पेलाग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स। तो इसका सही आंसर है मरास्मस। ये जो बीमारी होती है ये आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। अब जब अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो प्रोटीन डेफिशिएंसी 2 तरीके की होती है, एक तो मरास्मस और दूसरा होता है क्वाशियोकोर, ठीक है। मरास्मस जो होता है आपका सीवियर मेलन्यूट्रिशन होता है, जब बहुत ही ज़्यादा आपकी कुपोषण की दिक्कत होती है तब होता है। एंड यहाँ पे एनर्जी डेफिशिएंसी होता है। एंड ये जो डिजीज़ेज़ है ये चिल्ड्रन ओनली होते हैं, सिर्फ बच्चों को ही होते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, वेट लॉस होता है, क्रोनिक डायरिया होता है, और जो पेट होता है वो अंदर की तरफ श्रिंक हो जाता है। जनरली वो बच्चे जिन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है, सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं को होता है। एंड जनरली ये आपके डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। तो अलग अलग है डिजीज़ेस जो होते हैं, डिजीज़ेस एंड उनके कॉजेस, ये एक बहुत रिकरिंग थीम होती है आपकी यूपीपीएससी में, तो इसके बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज डन फ्रॉम इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट, सम थ्रू ट्रीज, बाय फंगस, बाय बैक्टीरिया, बाय फंगस। तो इसका सही आंसर है बाय बैक्टीरिया। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है प्लांट का, जो वेवलेंथ होती है लाइट की जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान रखिए वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस होता है। एंड फोटोसिंथेसिस के दौरान अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड आपका हीलियो बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि अलग अलग लाइट के कंपोनेंट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड इसी तरह जो अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर होता है साइनोबैक्टीरिया, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? Which of the following pairs is correctly matched? Biosphere Reserve, Edward Suez, Ecosystem, APD Kendall, Ecology, A.G. Tansley, Biodiversity, Writer, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो टर्मिनोलॉजी है वो किस साइंटिस्ट ने या किस इन्वायरमेंटलिस्ट ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है कि जो बायोस्फीयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका एडवर्ड सुएस देते हैं, ठीक है। ये आपके 1875 में ये वाला कॉन्सेप्ट देते हैं। एंड बायोस्फीयर एक ऐसी एंटिटी को डिफाइन करते हैं, एक ऐसे रीजन को डिफाइन करते हैं अर्थ सरफेस के जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इकोसिस्टम कैंडोल नहीं देते हैं। इकोसिस्टम वाला जो वर्ड है ये A.G. टैंसली देते हैं। ये जो A.G. टैंसली हैं ये इकोसिस्टम का वर्ड देते हैं आपके 1935 में, कि एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट साथ में रह के इंटरेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वर्ड देते हैं अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। ये आपके वर्ड देते हैं 1866 में देते हैं, ठीक है। एंड जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो वर्ड है ये रेमंड एफ डैसमन ये शब्द देते हैं, ठीक है। एंड
इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यूरो एमिशन रेगुलेशन आर एमिशन स्टैंडर्ड एंड रिप्रेजेंट अ पैकेज ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग लिमिट फॉर एमिशन फ्रॉम अ व्हीकल विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कवर्ड अंडर इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो अलग अलग पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे इंडिया में अभी शुरू हुआ है BS6 हुआ है, वहाँ पे यूरो रेगुलेशन चलते हैं, तो इनके जो जो लेटेस्ट रेगुलेशन चल रहे होते हैं उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी गैसेस कवर्ड होती हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज कवर होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यूरो एमिशन में कवर्ड होता है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स कवर्ड होते हैं इसमें, एंड नाइट्रस ऑक्साइड उसमें कवर होता है। ठीक है, एंड चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाय व्हाट नेम डू चाइनीज़ राइटर्स रेफर टू इंडिया। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में बोथ मेडिवल एंड एंशियंट। तो कुछ इसके क्वेश्चंस अब देखते हैं कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। फो क्यो की, यिनतू, सी यू की एंड सी किया पोनो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यिन तू। ठीक है, तो अक्सर जब हम चाइनीज़ लिटरेचर में इंडिया का जिक्र पढ़ते हैं तब वहाँ पे यिन तू के नाम से इंडिया को बोला जाता है, एंड इसमें इसका मतलब होता है लेजेंडरी लैंड ऑफ हर्मिट्स। लेजेंडरी लैंड ऑफ हर्मिट्स। ठीक है, एंड एक टाइप से ये इंडिया का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसका एक टाइप से मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एंड ये आपका जो वर्ड है शुरू कब हुआ था, ये आपका वर्ड शुरू हुआ था 6th सेंचुरी में बाय ज़ुआनज़ांग, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। एंड इसके अलावा पुराने चाइनीज़ टेक्स्ट में इंडिया को शेंदूक या फिर शिंदूक इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अलवर सेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पोयागी, तिरुज्ञान, पोदम एंड तिरुमंगई। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका बी, तिरुज्ञान। ठीक है, ये अलवर सेंट नहीं थे। तो अगर इनके बारे में थोड़ा देखें कि अलवर्स जो थे ये आपके तमिल पोएट सेंट्स थे। ठीक है, तमिल पोएट सेंट्स थे, आपके साउथ इंडिया के सेंट्स थे, एंड ये वर्शिप किसको करते थे, विष्णु को करते थे, एंड अलग अलग जो उनके अवतार हैं जैसे कृष्णा, उनको पूजते थे। ठीक है, एंड ये मानते किस में थे, कौन से सेक्ट को बिलोंग करते थे, ये वैष्णविज्म को ये बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में 12 अलवर सेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, जैसे पोयागी हो गया, पूदम हो गया, तिरुमंगई हो गया एंड अंडाल। ठीक है, एंड इसमें 12 सेंट्स में जो अंडाल थी ये इकलौती फीमेल सेंट हुआ करते हैं। ठीक है, ये कौन से सन में पॉपुलर होते थे, 7th to 10th सेंचुरी में। ठीक है, ये टेम्पल टू टेम्पल इधर एक से दूसरे मंदिर जाते थे, उनके गीत गाते थे भगवान विष्णु के, एंड इनके जो जितने भी गीत हुआ करते थे उनको कलेक्ट किया जाता था एंड उनको एक सेक्ट के अंदर रखा जाता था जिसका नाम होता था श्री वैष्णव सेक्ट। ठीक है, एंड इन सब को मिलाकर कहा जाता था नालिगेरा प्रबंधम। ठीक है, एंड जो आपके संबंधर एंड तिरुगना संबंधर थे, ये जो तिरुज्ञान थे और जो संबंधर थे ये आपके शिवा सेक्ट के हुआ करते थे। ठीक है, एंड
ये जो होते थे नायनार कहते थे, इसे नायनार कहते थे। जैसे अलवर होते थे वैसे नायनार भी हुआ करते थे। ये जो थे ये विष्णु सेक्ट को बिलोंग करते थे। ये जो हैं ये भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो जो भक्ति मूवमेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो इनके सेक्ट्स होते हैं या फिर इनके जो लीडर्स होते हैं भक्ति मूवमेंट के, ये आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन टू बी इनिशिएटेड इनटू दिस रिलीजन बाय गौतम बुद्धम। तो यहाँ पे फिर से एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे बुद्धिज़्म एंड बुद्धाज लाइफ, इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो उनकी लाइफ में क्या क्या मेजर इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उनकी लाइफ से एसोसिएटेड हैं, उनके बारे में। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सरिपुत, मोगलन एंड सुबद्धा। तो इसका सही आंसर है डी, सुबद्धा। तो अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय और ऊसर भूमि। तो यहाँ पे मौर्य बात हो रही है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की एंड वहाँ पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। इसका सही आंसर है वैसे सी। तो देखिए जब भी हम किसी भी मेजर एम्पायर, गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, या फिर आपका साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ हो गई, या किसी भी डायनेस्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। ठीक है, कि उस किंगडम में टैक्सेस कैसे कलेक्ट हुआ करते थे। तो अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें, मॉडर्न पीरियड में जो लैंड होल्डिंग्स होती थी वो दो टाइप की हुआ करती थी। सबसे पहला होता था आपका राष्ट्र टाइप की लैंड होल्डिंग, दूसरा होता था आपका सीता टाइप की लैंड होल्डिंग। ठीक है, जो राष्ट्र टाइप का होता था ये बेसिकली जो आपके कब्जा किए हुए लैंड होते थे पहले से, जिनके ऊपर पहले से ही उनका राज हुआ करता था, ये वो हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक टाइप से इंटरनल फंक्शनिंग होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडिपेंडेंट इंटरनल फंक्शनिंग होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड यहाँ पे बस इनको रेगुलर टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ठीक है, अब जो सीता टाइप का लैंड होल्डिंग होती थी, ये जो फॉरेस्ट्स को क्लियर करके नए लैंड जो बनाया करते थे वो होते थे। एंड इन लैंड्स पे जनरली पुराने ट्राइबल्स का जो लाइवलीहुड होता था एक टाइप से वो डिस्ट्रॉय हो जाता था एंड वो मॉडर्न एम्पायर में आपके इन्वॉल्व हो जाते थे। ठीक है, ज्वाइन हो जाते थे। तो सीता लैंड आपका एक टाइप से गवर्नमेंट लैंड हो गया। जो गवर्नमेंट लैंड जो बाद में क्रिएट हो जाता है ये वो होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट वॉज दारुल शफ़ा इस्टेब्लिश बाय फ़िरोज़ तुगलक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेडिवल इंडिया की। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में फ़िरोज़ शाह तुगलक थी। तो उस समय दारुल शफ़ा क्या हुआ करता था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय और तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो दारुल शफ़ा होता था एक हॉस्पिटल। तो अब अगर यहाँ के इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लें, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था ये आपका 1351 में दिल्ली सल्तनत की थ्रोन पे आया था। ठीक है, आफ्टर द डिमाइस ऑफ, किसके बाद आया था? डिमाइस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक आया था एंड ये थर्ड रूलर थे। एंड ये जो तुगलक डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड करी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में। एंड अगर फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारा इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फ़िरोज़ शाह तुगलक के पीरियड में हुआ था एंड यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था कि लोगों के वेलफेयर अच्छा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इस्टेब्लिश करी थी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स को क्या कहा जाता था? दीवान आए बंदगान।
दीवान आए बंदगान, ये इसने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और एक टाइप से ऑफिस ऑफ चैरिटी जिसका नाम था दीवान आए खैरत, ठीक है। एंड काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेस जिसका नाम था सराय, ठीक है। एंड इसके बाद क्या कहते हैं, दारुल शफ़ा या फिर बीमारिस्तान होता था, ठीक है, या फिर शीफा खाना होता था जो कि आपका हॉस्पिटल्स होते थे। एंड इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने 4 सिटीज़ भी इस्टेब्लिश किए थे। 4 सिटीज़ कौन कौन से थे? एक तो फिरोज़ाबाद हो गया, उसके बाद जौनपुर हो गया, उसके बाद हिसार हो गया, एंड उसके बाद फ़तेहाबाद हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड आपको याद रखना होगा। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे कैनाल्स भी बनाए थे, जैसे यमुना कैनाल, सतलुज कैनाल, माधवी कैनाल और घग्गर कैनाल। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। उसके बाद है, हु वॉज अ मेडिवल रूलर हु इशूड द सिल्वर कॉइन टंका इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, राजिस, अलाउद्दीन लाजी या फिर मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने पहली बार ये कॉइन इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। टंका जो था सिल्वर कॉइन था जिसका वज़न था 175, ध्यान में रखिएगा 175 ग्रेन्स, ठीक है। एंड इसके अलावा एक कॉपर कॉइन भी इसने स्टार्ट किया था जिसका नाम था जिटल, ठीक है। एंड ये जो इसने जो कॉइन्स इस्टेब्लिश किए थे प्योर अरबिक कॉइन थे, प्योर अरबिक कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है। एंड इससे पहले जो इंडिया में कॉइन चलते थे वो संस्कृत के चलते थे, ओके। एंड इसके बाद जो बलबन आता है, बलबन जो होता है वो गोल्ड टंका शुरू करता है, गोल्ड टंका शुरू करता है जिसका वेट सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कॉइन्स के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सबसे पहला है री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, ये किसने किया था? फारूक सियार ने, ये पेयर है पहला। उसके बाद है राइट्स ऑफ मछलीपट्टनम, दूसरा इसको किसने किया था? फोर्ड। तीसरा है सती प्रोहिबिशन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चौथा है एंड ऑफ स्लेवरी, मैल्कम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है हिस्ट्री वाले कि कौन किस पर्सन ने क्या कदम उठाया, ये आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है इसमें से कौन सा गलत पूछा है, तो वो है आपका डी, एंड ऑफ स्लेवरी मैल्कम नहीं करते हैं लॉर्ड एलनबोरो, ये इसका सही आंसर है। तो एक एक करके शुरुआत से देखते हैं। अगर जजिया की बात करें तो जजिया जो है, जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स पड़ता था उसे कहते थे जजिया। एंड सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर होता था, ये सबसे पहली बार ये इम्पोज करता था। एंड जो अकबर होता था ये इसको अबॉलिश करता था। एंड उसके बाद औरंगज़ेब एंड फारूक सियार ये इसको वापस री इम्पोज करते थे, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करें कि राइट्स ऑफ मछलीपट्टनम की बात करें, ये फ्रांस से जो ब्रिटिश हुआ करते थे, ये फ्रांस से ऑक्यूपाई करते थे जो मछलीपट्टनम का जो सिटी है, ठीक है। आपका जो 7 ईयर्स वॉर चला था बाय ब्रिटिश आर्मी, उस दौरान की बात है। एंड जो उस समय ब्रिटिश कमांडर थे कर्नल फ्रांसिस फोर्ड, उनके अंडर में ये हुआ था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है सती प्रोहिबिशन एक्ट के अगर के बारे में बात करें तो सती के खिलाफ जो राजा राम मोहन रॉय थे, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जिन्हें, या फादर ऑफ
इंडियन सोशल रिफॉर्म जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। सती प्रैक्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू किया गया था। एंड 1829 में उनके एफर्ट के माध्यम से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया एंड एज ए कल्पेबल होमोसाइड के तौर पे उसे डिक्लेयर कर दिया गया।